मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? वॉइस क्लियर है? तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू कर देते हैं। ये आपका आज का सेशन में हम लोग को पढ़ना है स्लैब, और कल हम लोग रजिया सुल्तान पे पहुंचे थे, तो उसको अब स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है ना, अब उसको स्टार्ट किया जाएगा और 1 मिनट का टाइम दे देते हैं कि अदर स्टूडेंट्स भी जुड़ जाएं, ताकि क्या हो सके, उनको भी कोई दिक्कत ना आवे कि भैया सेशन है, ये है, वो है, उन्हें भी कोई दिक्कत ना महसूस हो। तो चलो, 1 आध मिनट तो अधिकार है भाई, भारतीय लोग हैं। 1 मिनट हम लोग को वंशानुगत पारंपरिक तरीके से अधिकार मिलता है कि भैया 1 आध मिनट लेट हो लो। ठीक है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वो 1 मिनट भी अब पूरा हो गया होगा, तो ठीक है, लेक्चर शुरू कर देते हैं। हाँ, वो 1 मिनट भी अब पूरा हो गया होगा। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि मैं भी आपको दिख रहा हूँगा कि यस सर, आप भी विजिबल हैं। तो स्टार्ट कर दिया जाए आज के सेशन को और आज के लेक्चर को। ठीक है, कि आज के सेशन को और आज के लेक्चर को। तो हम लोग कल के लेक्चर में कहाँ तक पहुँच गए थे? जहाँ तक मुझे ध्यान है, हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे, क्या कहा जाता है, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान को हम लोग पढ़े थे कि सर वो आखिरी महिला मुस्लिम शासिका, यहीं पे पहुंचे थे ना। रजिया के आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो भाई? बढ़ो तो। अच्छा, वेट फॉर द प्रोग्राम रिस्पॉन्ड। रजिया के डेथ के बाद, रजिया के डेथ के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ, ये रजिया सुल्तान, इसी को हम लोग पढ़े थे कि अल्तुनिया से इसने शादी वादी कर लिया था। फिर रजिया ने याकूत के साथ अल्तुनिया के विरुद्ध चढ़ाई की, हार वार गई युद्ध को, और इस तरीके से। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बताना चाहूंगा कि इसके बाद देखो क्या हुआ था कि ये जो रजिया सुल्तान थी, ये जो रजिया सुल्तान थी, इसकी अगर बात किया जाए, कल यहीं पे हम लोग का लास्ट पॉइंट था रजिया सुल्तान। इससे सच कहा जाए तो एक ही क्वेश्चन कि पहली और आखिरी आखिरी महिला मुस्लिम शासिका। ठीक है ना, 1240 ईस्वी, 1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है ना, तो ये ठीक है, शासन की इसने एक उपाधि ली थी। ठीक है ना, इसने एक उपाधि इसको मिली थी, टाइटल, दैट वाज उमदत उल निस्वा, सी नोन एज उमदत उल निस्वा। इसे उमदत उल निस्वा के नाम से जाना गया। उसके ये इसका क्या था सर? ये इसकी थी टाइटल। ठीक है ना, ये इसका था टाइटल। और इसका टॉम पूछता है कि रजिया सुल्तान की जब मृत्यु हुई तो इसका मकबरा या फिर टॉम कहाँ है? ठीक है ना, इसका मकबरा या फिर टॉम कहाँ है? तो दैट इज इन हरियाणा, कैथल। हरियाणा में कैथल नाम का जगह पड़ता है, वहां इसका मकबरा है। ठीक है ना, तो इतने के बाद और एक पॉइंट वो वाला कि फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर, फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, मुस्लिम मुस्लिम वुमेन रूलर। ठीक है ना, रूलर, एक ये पॉइंट। उसके अलावा रजिया से कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन रजिया के डेथ के बाद, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, रजिया के डेथ के बाद आपके होता यूं है कि जैसे ही रजिया का डेथ होता है, जैसे ही रजिया सुल्तान की डेथ होती है, तो उसके बाद जो चालीसा के लोग थे, जो इसके बाप इल्तुतमिश ने एक वो नहीं बनाया था, इसके आज ये बोर्ड कुछ दिक्कत जरूर कर रहा है। इसके पिता ने जो एक बनाया था आपके चालीसा, 40 लोगों का एक क्या चीज, हाँ, जो 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, वो लोग कहीं ना कहीं षड्यंत्र करते थे। ठीक है, तो वो जो चालीसा था, जिसे आप हम लोग ग्रुप ऑफ 40 जानते हैं, जो बेसिकली
40 लोगों का ग्रुप ऑफ 40 पीपल, जो 40 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, ये सब कॉन्स्पिरेसी करने लगे, षड्यंत्र करने लगे। और उस कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत इन्होंने लगभग रजिया की मृत्यु 1240 से लेकर के 1245 ईस्वी तक, ये कोई 1 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, इन्हीं 40 में से उठ उठ करके 1-2 राजा बने। लेकिन ये उतने प्रभावी नहीं रहे, क्वेश्चन भी इनसे नहीं आता है। हाँ, 1245 में बल्कि एक व्यक्ति शासक बनता है जिसे कहा जाता है नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है ना, जिसे दिल्ली का सबसे आदर्श शासक भी कहा जाता है। ये व्यक्ति, जिसे ये नसरुद्दीन महमूद, ये 1245 से 66 तक शासक बना रहता है। इससे मात्र एक क्वेश्चन आता है, एकमात्र क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या रहता है कि किसे दरवेशी शासक कहा जाता है या फिर किसे दिल्ली सल्तनत का आदर्श शासक। अगर कभी पूछ दे कि हु वाज द आइडल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो वो हुआ करता था यही व्यक्ति जिसका नाम है नासरुद्दीन मोहम्मद। इससे एक ही बात पूछता है, ये इतना आदर्श टाइप का राजा था कि राजकीय खजाने का कुछ भी प्रयोग नहीं करता था। ये टोपी लोगों की सिलता था, उससे जो आय आती थी उससे अपना खर्च चलाता था। उसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बतावे कि ये व्यक्ति कुरान शरीफ, जो पवित्र किताब होती है, उसका ये सिलाई उलाई करना, उसकी जिल्दसाजी करना, उसका कवर पेज बनाना, ये सब करके जो कमाई होती थी उससे अपना खर्च और अपने वाइफ का खर्च चलाता था। राजकीय धन का प्रयोग नहीं करता था। यही वजह है कि इसे अरबी भाषा में दरवेशी राजा या शांत राजा, पवित्र राजा, पॉयस किंग के नाम से भी इसको जाना गया। पवित्र शासक, आदर्श शासक। लेकिन ये जितने साल तक शासन कर रहा था, उतने साल तक इसका जो ससुर था, इसका ससुर बड़ा खतरनाक आदमी था, बलबन। बलबन जो इसका ससुर था, वो इन 20 सालों में अपनी पकड़ बना रहा था सल्तनत काल पे। एक्चुअली वो भी चालीसा का ही एक मेंबर था। तो जब इस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इसका ससुर तो और ओल्ड एज में रहा होगा, लेकिन वो बनता है शासक। उसी को हम लोगों को आगे पढ़ना है। अगर गुलाम वंश में अगर कोई अगला इंपॉर्टेंट है तो दैट इज गयासुद्दीन बलबन। ये अब आज देखो टू द पॉइंट रहेंगे, सिलेबस के हिसाब से, कहानी के हिसाब से नहीं। ये जैसे ही शासक बनता है, इसको पता था कि ये जो चालीसा के लोग हैं, ये षड्यंत्र करके हमें राजगद्दी से हटा देंगे। तो ऐसा करता हूं कि मैं चालीसा को ही तोड़ देता हूं। चालीसा को इसने क्या किया? समाप्त किया। ही इंडेड चालीसा। कई बार पूछता है कि किसने बनाया था, तो इल्तुतमिश ने, और किसने समाप्त किया, तो आपके बलबन ने। उसके अलावा इसने कई ऐसी चीजें की थी। ये अपने आप को बहुत उच्च जाति का समझता था, बहुत ही उच्च जाति का। इसने एक सैन्य डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज की भी स्थापना की, सैन्य विभाग, दीवान ए अर्ज। उसके अलावा ये सजदा पैबूस, मैं आपको अभी बता रहा हूं, ब्लैंक पेज ले लूं मैं, ठीक है ना। ये हाँ, अब देखो यहाँ पे बलबन, बलबन इसे उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है। उलूग खां, ये व्यक्ति उलूग खां के नाम से भी जाना जाता है, गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाना जाता है। और इसने एक उपाधि ली थी, जिल्ले इलाही, मतलब खुदा की परछाई, जिल्ले इलाही। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज जिल्ले इलाही, ठीक है, खुदा की परछाई अपने आप को कहा करता था। तो चाहे उलूग खां कहें, चाहे बलबन कहें, चाहे जिल्ले इलाही कहें, सब सेम है। जब ये शासक बना तो इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, 1266 से लेकर के करीब करीब ये 1287 तक शासक बना रहता है। और इस बीच में, जैसा कि आपने पीपीटी पीडीएफ में देखा था, ही इंडेड चालीसा, इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहला कदम राजा बनते हुए उठाया, चालीसा समाप्त किया, क्योंकि इसको विश्वास था कि ये चालीसा के लोग षड्यंत्र कर करके मुझे भी राजगद्दी से हटा देंगे। और राजा को ये सिर्फ उच्च जाति के लोगों में ट्रस्ट करता था। ये क्या करता था? ही इस्टेब्लिश्ड किंग,
आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, किंग थियरी, इसने राजत्व का सिद्धांत लाया, स्पेशली राजा का दैवीय सिद्धांत। सर गॉड थियरी ऑफ किंग, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? गॉड थियरी ऑफ किंग। ये क्या था सर? राजा का दैवीय सिद्धांत। ये लाने वाला बलबन, ये क्या था सर? ये कहता था कि जो राजा है या जो शासक है वो देवता, ईश्वर, खुदा के समान है, उसकी चुपचाप बात माना करो, तभी तो अपने आप को जिल्ले इलाही, खुदा की परछाई कहता था। तो ही स्टेब्लिश्ड गॉड थ्योरी ऑफ किंग। उसके अलावा इसने एक और सिद्धांत चलाया था, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। मतलब सर आयरन एंड ब्लड पॉलिसी मतलब लौ और रक्त की नीति, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। ये क्या था? या इसे आप कहते हो लौह एवं रक्त की नीति। कहता था अगर तुम राजा की बात नहीं मानोगे तो एक ही काम होगा, लोहे की तलवार चलेगी और तुम्हारे बॉडी से जितना ब्लड है ना वो बाहर ला दूंगा, क्योंकि राजा देवता है पृथ्वी पर और उसी की बात तुम्हें माननी है, नहीं तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी। वैसे भी ये जो बलबन हुआ करता था ये बहुत ज्यादा गरीबों से और निम्न वर्ग जाति से बहुत चिढ़ता था। इसके बारे में इसी के दरबार में आमिर खुसरो ने नौकरी शुरू की थी। आमिर खुसरो दरबारी कवि, ठीक है ना, इसका जो कोर्ट पोएट था, दरबारी कवि था, वो आमिर खुसरो था। आमिर खुसरो इसी के दरबार से अपना करियर शुरू किए थे। तो आमिर खुसरो की लिखी हुई किताब खजाइनुल फुतूह है जो बड़ी फेमस है, और अन्य किताबों से ये पता चलता है कि ये व्यक्ति गरीब लोग और निम्न जाति लोगों से बड़ा नफरत करता था। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कहता था कि जब मैं किसी गरीब या निम्न जात के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और हाथ में मेरे तलवार आ जाती है कि इसका गला काट के ही जमीन पे गिरा दूं। ये अपने दरबार को, अपने चीजों को फारसी परंपरा के अनुसार लेके चलता था। अपने को हमेशा उच्च जाति, अमीर दिखाने की कोशिश करता था। और इसी आदत की वजह से इस व्यक्ति ने एक नया शुरू भी किया था, नया तरीके का रीति रिवाज टाइप का ये चीजें शुरू किया हुआ था। वो रीति रिवाज क्या थे? जैसे सजदा एंड पैबोस। इसने क्या शुरू किया सर? सजदा और पैबोस, ठीक है ना। इसने क्या शुरू किया? तो सजदा और पायबोस, सजदा और पायबोस प्रथा। ये क्या है सर? बलबन ने जो शुरू किया पायबोस कस्टम या फिर आप कह दें प्रथा। ही स्टार्टेड सजदा एंड पायबोस प्रथा। सजदा, राजा के सामने झुक करके उन्हें प्रणाम करना, दैट इज सजदा। पायबोस, पायबोस है कि उनके चरणों को चूमना। जैसे कि आप कोई मुस्लिम सीरियल देखिए तो उसमें क्या होता है कि ऐसे हाथ को ऐसे पकड़ते हैं और फिर ऐसे किस करके ऐसे आंख पे लगाते हैं। इट इज अ वे टू शो रिस्पेक्ट, लव। ये एक तरीका है अपना प्यार, अपना सम्मान दिखाने का। ये कहता था अच्छा ये जो हमारे दरबार के गरीब टाइप के निम्न जात के लोग हैं ये हमारे दरबार में आएंगे और मेरा हाथ ऐसे पकड़ेंगे और हाथ पकड़ने के बाद ऐसे किस करेंगे और आंख पे लगाएंगे, एक लात मार के इनको मैं गला न काट दूं इनका, हट। तो लोग बोले हुजूर फिर क्या करना है? तो बलबन बोला पायबोस। तो लोग बोले ये क्या रहेगा? इसने बोला देखो पायबोस ये रहेगा कि आपके जूते के पैर के ऊपर किस करना होगा, हाथ पे नहीं करना होगा। लोग बोले मतलब? बोला जैसे मान लो ऐसे ये जूता है, अब जूते के यहां पे किस करना होगा तुम्हें। पॉइंट समझ रहे हो कि अब आम जनता ऐसे 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 आएगी और वो ऐसे झुक के प्रणाम करना, दैट इज सजदा। और पायबोस वही बात कि जूते के नोक पे यहां पे जाकर के आपको किस करना है, दैट इज पायबोस। तो लोग बोले कि ठीक है। ये था सजदा या किसिंग ऑन फुट ऑफ किंग, दैट इज पायबोस। एंड बेंडिंग, झुक जाना राजा के सामने प्रणाम करते समय, दैट इज सजदा। उसके अलावा इसने अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दी। अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दिया कि आप शहीद हुए हो, शहीद की उपाधि। इसका पुत्र एक विद्रोह के दौरान मारा गया था तो उपाधि दिया पुत्र को। मतलब कि ये पहला शासक था बलबन। ये बलबन के बारे में सारी बात चल रही है, याद रखिएगा, जिसने आपके अपने पुत्र को शहीद की उपाधि दी। यही नहीं, बलबन ने एक निर्माण भी करवाया था जिसका नाम था लाल महल।
लाल महल का निर्माण करवाया, लाल महल का निर्माण करवाया, सिंध साइड लाल महल का निर्माण करवाया, ठीक है ना, प्रथा शुरू किया। और इस बलबन ने अपने आप को उच्च जाति का दिखाने के लिए एक फेस्टिवल भी शुरू किया था, दैट फेस्टिवल नोन एज द नवरोज। नवरोज त्योहार की शुरू किया, नवरोज त्योहार शुरू किया। और ये सारी चीजें इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। कुछ स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे सर इसको इंग्लिश में कर दो ना। लल्ला वो तो मैं समझा रहा हूं, क्या हिंदी में लिख दिया? नहीं, अगर आप देखोगे बलबन के बारे में, अगर आप पीछे जाओ, ये देखो ये बलबन, तो जैसे बलबन है तो इसने फारसी तरीके से अपने दरबार को किया था। जिले इलाही मैंने बोला ना कि इसने उपाधि धारण की थी। तो वो चीजें आपके लिए देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हैं, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि वो देखो अब यही अभी हम समझा रहे थे, सजदा समझा रहे थे, पायबोस समझा रहे थे। तो इसलिए कोई परेशान ना हुआ करे कि सर मेरा इंग्लिश में नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर इसके मरने के बाद कोई मजबूत शासक नहीं बनता है। आपको इसके मरने के बाद 1287 में उसकी डेथ होती है, फिर 3 साल ये रहता है। लास्ट रूलर जो कि रहता है आपके किसका, गुलाम वंश का, वो रहता है 1290 ईस्वी में, और उसका नाम था शमसुद्दीन क्यूमर्स, ठीक है ना, शमसुद्दीन क्यूमर्स, ये नाम याद रखना, शमसुद्दीन क्यूमर्स। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुलाम डायनेस्टी या स्लेव डायनेस्टी। 1290 ईस्वी में इस व्यक्ति की हत्या कर देता है एक बाहरी व्यक्ति जो कि अफगानिस्तान साइड से आया रहता है, जिसका नाम रहता है जलालुद्दीन, ठीक है ना, जलालुद्दीन आपके फिरोज खिलजी। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो कि मुख्य रूप से हेलमद नदी के किनारे अफगानिस्तान साइड रहता था, उसने मार दिया शमसुद्दीन क्यूमर्स को। और इस तरीके से वो वंश जो 1206 से शुरू होकर के 1290 तक चला था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होकर के सैमुद्दीन क्यूमर्स पे जाके समाप्त होता है, जिसे आप कहते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश के बाद अगला जो डायनेस्टी दिल्ली पे शासन करती है, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। सर ये खिलजी लोग थे कौन? बेसिकली देखो खिलजी लोग थे कौन, ये खिलजी एक भाषा थी। एक नदी है अफगानिस्तान साइड, हेलमद नदी, हेलमद नदी की घाटियों में, हेलमद नदी की घाटी, जैसे ये भारत का ये पोर्शन जम्मू कश्मीर का ले लो, तो आज अफगानिस्तान इधर ही पड़ता है ना, अफगानिस्तान यही पड़ता है। इधर एक लोकल नदी बहती है, उस नदी का नाम है हेलमद नदी, हेलमद नदी। इस नदी में एक कबीला था, कबीला या फिर जिसे आप कह सकते हैं ट्राइब्स। वो कबीले के लोग खिलजी भाषा बोलते थे, खिलजी। और यही कबीला जब उठ करके इस रास्ते को फॉलो करके आके यहाँ पे किसकी, दिल्ली में हत्या करता है इसका जो कबीले का व्यक्ति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तो उसने यहाँ पे 1290 ईस्वी में जिस वंश की नींव रखी, दैट इज नोन एज द खिलजी वंश, खिलजी वंश, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, खिलजी वंश। वही हम लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है, ये खिलजी वंश। और मैं यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार आपके कमेंट ओपन कर रहा हूं, खिलजी पढ़ाऊं टू द पॉइंट और सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हो कहानियां बहुत हैं, लेकिन उन कहानियों को कहने के चक्कर में सिलेबस बहुत भयंकर तरीके से छूटता रहता है, ठीक है ना। तो वो नहीं, आज हम लोग को यार रहना पड़ेगा, ये आप भी मेरी मजबूरी समझ रहे होगे, ठीक है ना। चलो अनिल यार रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। एक लोग कह रहे हैं सर बट कहानी में मजा आता है। लल्ला एक बार कंपटीशन निकाल लो, और भी बहुत सारी चीजों में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। कंपटीशन निकाल लोगे, सैलरी आने लगेगा, इससे ज्यादा मजा आएगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा मजा आएगा। थोड़ा एक दो लेक्चर ले लो टू द पॉइंट, फिर तो मैं, मेरे अंदर खुद ही इतिहास का कीड़ा है, मैं खुद ही अचानक लगूंगा स्टोरी बोलने, उसका ऑपरेशन करने। लेकिन थोड़ा सा टू द पॉइंट रहा जाएगा तो आपके ऊपर भी बोझ कम पड़ेगा, नहीं 36 बातें दिमाग में फिर चलती हैं। हाँ मेरे भाई, तो खिलजी वंश, अब पहले आपको दिखा दूं कि देखो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी,
इसी के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, इसने खिलजी वंश की क्या की, स्थापना की, खिलजी वंश की। और खिलजी वंश की स्थापना करने के अलावा इस व्यक्ति ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है। 1290 से 96 दिल्ली के सत्ता पे बैठा रहा। इस जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा, इसके भाई का लड़का था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी, ये इसके भाई का लड़का था। और अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की जो इसकी लड़की हुआ करती थी उसी से प्यार करता था। तो भतीजे मतलब भाई बहन में प्यार था। और आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसी सिचुएशन उत्पन्न की कि इन दोनों में निकाह भी हुआ, ठीक है ना। निकाह होने के बाद जब अलाउद्दीन खिलजी इसका दामाद बन बैठा, भतीजा के साथ और क्या बन गया, दामाद भी बन गया। जब दामाद बन बैठा तो उसने फिर क्या किया, इसको मार दिया, कड़ा मानिकपुर के पास इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद इनका गला बकायदे काटा गया। इनका हत्या करने के बाद जो अगला शासक बनता है वही है आपके अलाउद्दीन खिलजी। पूरे खिलजी डायनेस्टी में एक ही शासक जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलो इनको खूब सारा पढ़ना है, इस व्यक्ति को खूब सारा समझना है। सबसे पहले तो ये लाइन देख रहे हो, ये वाली पॉइंट को देखो। ही वॉज द फर्स्ट सल्तनत रूलर हु सेपरेटेड धर्म रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला शासक जिसने सेपरेट किया रिलीजन और पॉलिटिक्स को। इसने राजत्व, इसने एक सिद्धांत दिया था, किंगशिप नोज नो किनशिप, राजत्व कोई रिश्तेदारी नहीं जानता, नहीं नेपोटिज्म, कि ये कहता था कि मैं राजा हूं इसका ये मतलब थोड़ी है कि मेरा भतीजा महामंत्री रहेगा, मेरे मामा सेनापति रहेंगे, नहीं। किंगशिप नोज नो किनशिप, राजतंत्र खून तंत्र को नहीं जानता। ये पूछता है कि राजत्व का कोई रिश्तेदारी नहीं जानता या फिर किंगशिप नोज नो किनशिप, ये वाला जो थियरी है ये किस शासक ने दिया था, ये पूछेगा। जैसे नहीं आयरन एंड ब्लड पॉलिसी बलबन ने दिया, राजा का देवी सिद्धांत बलबन ने दिया। इसने दिया था किंगशिप नोज नो किनशिप, राजतंत्र खून तंत्र रिश्तेदारी को नहीं जानता, कि अपने किसी रिश्तेदार भाई पत्नी चाचा इनको आगे बढ़ाओ। अभी आप में से बहुत सारे लोग, मैं एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी जी से सहमत भी होंगे असहमत भी होंगे, भाई सबकी अपनी पार्टी अपनी विचारधारा है। लेकिन एक बात पे लगभग सब लोग सहमत हो गए कि हाँ वो अपने रिश्तेदारों को फायदा नहीं पहुंचा रहा है, नरेंद्र मोदी, न अपने सगे भाई को, न सगे बहन को, न पत्नी को, न माँ को। ये बात यही है किंगशिप नोज नो किनशिप। चाहे तो कर सकता है ना, लेकिन नहीं वो व्यक्ति कर रहा है क्योंकि आप, हाँ अन्य आपके कई आरोप हो सकते हैं कि नहीं सर नरेंद्र मोदी गलत है सही है, मेरा उस पर तो कुछ कहना ही नहीं है, वो गलत है तो है, सही है तो सही है, वो आपका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है, ये आप, लेकिन इस वाले मुद्दे पे ये पॉइंट समझने के लिए तो वो ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी कि नहीं किंगशिप नोज नो किंगशिप। उसके अलावा ये व्यक्ति भी राजा के गॉड थियरी दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। ये भी ये मानता था कि जो राजा है वो क्या है, ईश्वर का ही रूप है। ये गॉड थियरी जो बलबन ने लगाया था उसमें ये ट्रस्ट करता था। और जब ये शुरुआती दिनों में 1296 में शासक बना तो ये बलबन के ही बनवाए गए लाल महल से शासन करता था। लाल महल, ये भी क्वेश्चन एसएससी रेलवे ने पूछा है कि शुरुआती दिनों में अलाउद्दीन खिलजी किस महल से या कहां से शासन करता था, तो दिल्ली से नहीं करता था, सिंध साइड से बैठा रहता था, करता था, लाल महल से शासन करता था। अच्छा, समय बीता और इस व्यक्ति ने कई चीजों का मतलब कि बदलाव करने की सूरत में आ गया, ठीक है ना। इसने कई चीजों, इसने भारत में गुप्तचर व्यवस्था बरीद की नियुक्ति की। ही अपॉइंटेड बरीद। ये बरीद क्या है सर, जैसे आज के समय में आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, गुप्तचर को बरीद कहा जाता था। तो इसने बरीदों का क्या किया,
नियुक्ति किया। उसके बाद अपने आप को मजबूत करने के लिए अमीरों को सामाजिक जमावड़ा नहीं करना चाहिए और उनकी अनुमति के बिना अंतर विवाह नहीं करना चाहिए। मतलब समझ रहे हो इसने क्या नियम लगाया था? बहुत तेज आदमी था अलाउद्दीन खिलजी। देखो क्या नियम लगाया था। ऐसे बोलता था कि अरे यार कोई ब्लैंक पेज तो आ जाओ, आओ पीछे ही आ जाते हैं, यहाँ पे ब्लैंक पेज। अलाउद्दीन खिलजी कहता था कि अमीर लोगों को एक जगह नहीं जुटने दूंगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा शासक था जो सभी अमीरों को एक जगह नहीं जुटने देता था? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि एक मिनट के लिए मानो कि एक दिन ऐसा आवे कि शाम के समय अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला, ये 10-20 बड़े बड़े जो भारत के अमीर ग्रुप हैं वो मिल जाएं। अब वो 20 इकट्ठा होकर निर्णय ले लें, हम ही 20 रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। चुनाव लड़ लेते हैं, पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं, देखते हैं भाजपा कांग्रेस कैसे जीत जाएगी। पॉइंट समझो, जीत जाएंगे कि नहीं? कि अगर अंबानी, अदानी, टाटा, बिड़ला सब एक हो जाए, 5-6 आपस में एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाए, बताओ कोई पार्टी उनको हरा पाएगी? सबके घर में सचमुच 15-15 लाख रुपया पहुंचवा देंगे कि लो 15-15 लाख, 2 वोट तोरा तो, और एक बार वोट मिल गया तो उसके बाद वो 15 लाख निकाल भी लेंगे। बिजनेस इतना बेच देंगे उठा के 100-100 चीजें। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी को डर रहता था कि कहीं अमीर लोग एक साथ जुटे तो मेरे को नुकसान हो जाएगा, तो इनको जुटने मत दो। ऊपर से 2 अमीर घर आपस में शादी नहीं करने देता था। अमीरों से यहां तात्पर्य, जैसे मान लो इसके राज में एक यहाँ पे कोई मंत्री हैं और इधर भी सारे मंत्री नंबर 1, 2, 3, 4, 5 बैठे हैं, इधर भी और मंत्री, सेनापति सब बैठे हुए हैं। मंत्री, सेनापति ये सब इसके बैठे हुए हैं। अब वो भी 1, 2, 3, 4, 5 बैठे हुए हैं, मंत्री, अधिकारी ये सब बैठे हुए हैं। अब सोचो, मान लो ये भाई साहब कहे अरे हमारी लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी करना है, तो इधर से कह रहे हमारे लड़के का एसएससी निकल गया है, कर दो ना। तो ये लोग आपस में समधी समधी खेल लिए, इनकी लड़की, इनका लड़का। फिर एक दिन इनसे ये कहे कि लड़का मेरा बड़ा हो गया है, तो ये बोले अरे हाँ इनका भी तो लड़की बड़ी हो गई है, समधी समधी खेल लो। फिर इनकी एक लड़की की शादी इस घर में हुई है, इनके एक लड़के की शादी इस घर में हुई है, इनकी एक लड़के की शादी इस घर में हुई है, इनकी एक लड़की की शादी इस घर में, इनके एक लड़के की शादी इस घर में। सब रिश्तेदारी रिश्तेदारी आपस में खेल लिए, समधी 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 आपस में, दो दो जैसे 4 ठो सांसद आपस में रिश्तेदार हो जाए या 200 सांसद, और सब ठान ले कि मोदी जी को समर्थन नहीं देना, तो क्या कर लेंगे मोदी जी? अगले दिन जाके सब संसद में कह दे विश्वास मत खींच रहे हैं। तो खिलजी ये कहता था कि आपस में शादी नहीं करोगे। तो लोग बोले कि सर फिर कैसे शादी करेंगे? बोला देखो तुम मंत्री हो ना, तो तुमको किसी सैनिक के लड़की से या लड़के से शादी करनी होगी। एक मजबूत और एक कमजोर में आपस में कभी पटेगा ही नहीं। इनकी लड़की का विवाह अगर यहां होगा या इनकी लड़की का यहां, तो ये तो उम्मीद लगाएंगे कि त्योहार पे यहां से कम 5-10 लाख रुपया आ जाए, और ये आम सैनिक दे नहीं पाएगा, तो इन दोनों में समधी समधी में लड़ाई चलती रहेगी, दूरी रहेगी, तो राजा तो सर्वोपरि रहेगा ना। अगर इनमें इनमें शादी हो गई, ये इनके यहाँ खिचड़ी पे 20 लाख रुपया भिजवा रहे हैं, ये इनके यहाँ खिचड़ी पे 20 लाख, समधी समधी में प्रेम है, राजा कुछ बोल रहा है, ये वाला काम कर दो, दोनों खड़ा करें, काहे करें, भग यहाँ से। कर का लेंगे राजा? इन सब की होल्ड रहती थी ना। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा नो मैरिज, आपस में शादी नहीं। अमीर गरीब शादी करेगा, अमीर अमीर की शादी नहीं होने दूंगा मैं, और ना अमीर अमीर को एक जगह जुटने दूंगा। देखो दिमाग लगाया था ना, तो ये इसने दिमाग लगाया हुआ था। उसके अलावा आपको बताएं, अलाउद्दीन खिलजी ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, दैवीय सिद्धांत में ट्रस्ट किया करता था, ठीक है ना। किस में ट्रस्ट करता था? ये दैवीय सिद्धांत में ये ट्रस्ट किया करता था। मैं दैवीय सिद्धांत में, दैवीय सिद्धांत में ट्रस्ट करने के अलावा ये जो व्यक्ति था, अलाउद्दीन खिलजी ने कई प्रथाएं शुरू की थी। जैसे इसमें दाग प्रथा शुरू किया था, दाग प्रथा, 4 प्रथा शुरू किया था, चारों को यहां बता दे रहा हूं। हुलिया, ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, परेशान मत होना, बस यहां समझाने के लिए लिख रहा हूं। दाग, हुलिया, नगद वेतन, इसे आप क्या कहेंगे सर? कैश इन हैंड कहेंगे मेरे भाई। नगद वेतन और दाग, हुलिया, नगद वेतन और स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी रखना, यही शुरू किया था। ही स्टार्टेड 4 कस्टम्स। ये क्या थे सर?
दाग, ये अपने राज्य के जो घोड़ा हॉर्स हुआ करते थे, इन हॉर्स को थोड़ा सा ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, जैसे उनकी कमर पे थोड़ा से जलवा देता था, ताकि युद्ध के बाद जैसे घोड़े पे का सैनिक गिर के मर गया, युद्ध समाप्त हो गया, और जो सैनिक जिंदा है वो तो वापस आ जाएगा, जो मर गया वो तो मर गया। तो लेकिन अगर घोड़े सवार सैनिक मरे तो वो घोड़े युद्ध मैदान में इधर उधर घूम रहे हैं, कोई गांव वाले पकड़ ले जाएंगे युद्ध के बाद। तो कहते थे कि ये गांव वाले क्यों ले जाएंगे, फिर दोबारा घोड़ा खरीदो, उसको ट्रेनिंग दो, उस पर पैसा जाएगा। उससे अच्छा अपने राज्य के घोड़ों पे मेरे राजकीय चिन्ह का उनके जैसे जला दो, फिर कुछ सैनिक युद्ध के बाद ग्राउंड में जाएंगे और अपने राज्य के घोड़ों को पकड़ के ले आएंगे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान लो, ये क्वेश्चन खूब आता है कि इसने मार्केट कंट्रोल पे बहुत ध्यान दिया था। मार्केट कंट्रोल, ठीक है ना, कंट्रोल, या ही वॉज वेरी फेमस फॉर हिज मार्केट पॉलिसी, बाजार कंट्रोल के लिए, मूल्य नियंत्रण के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। तो इसलिए इसने दाग प्रथा शुरू की। समझ गए होगे दाग प्रथा क्या है। उसके अलावा ये पहला ऐसा शासक था जिसने परमानेंट आर्मी रखी। क्यों रखी, उसके पीछे भी एक कारण था, इधर लिख दे रहा हूं, क्योंकि इसके समय मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण। ये भी कई बार पूछता है कि सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस शासक के समय हुआ, तो मैक्सिमम मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय होता था। तो इससे पहले के जितने राजा थे, बलबन हो या कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, वो सब सैनिक ऐसे रखते थे कि जिस समय जरूरत है उसी समय सैनिक को वो बुलाते थे। बाकी ट्रेनिंग देके सैनिकों को उनके घर छोड़ देते थे कि अपने घर पे रहो, लड़ाई उड़ाई का पता चली जाता है 10 दिन पहले, तो तुमको बुला के फिर से एक बार रिहर्सल और ट्रेनिंग दे देंगे और फिर तुम लोग लड़ना। अब इसके समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, अचानक कभी भी मंगोल आक्रमण कर देते थे। तो ये बोला यार अब रात में जाके दरवाजा थोड़ी खटखटाएंगे, उठो उठो मंगोल आक्रमण हो गया है। पता चला करना क्या काम है, लगे किस काम में, सोए पड़े हैं ऐसे करके, और इधर युद्ध हो गया। ऐसी स्थिति में इसने कहा कि खा पी के तोंद फुलाए लेटे पड़े हैं अपने बीबी बच्चों के साथ, तो बोला इसे नहीं चलेगा, सब परमानेंट आर्मी। तो इसके सैनिकों ने कहा कि हुजूर अगर हम परमानेंट आपके यहां रहना शुरू कर देंगे तो एक समस्या आएगी। बोला क्या आएगी। सब बोले देखिए आपके पहले के जितने शासक थे वो हमको क्या देते थे, जमीन, इक्ता, इक्तादारी व्यवस्था थी, इक्ता प्रणाली है, तो हम जमीन पे घर रहते थे तो खेती करते थे। लेकिन अब तो ऐसी स्थिति नहीं है, जब हम दिन भर आपके यहां रहेंगे हमारे जमीन पे खेती कौन करेगा। तो बोला बात तो सही बोल रहे हो, चलो लल्ला तुम्हें इस आजाद, इससे भी आजादी देते हैं। सैनिक बोले कैसे, कि अब जमीन नहीं मिलेगा तुम्हें, अब खेती नहीं करना ना, आओ मेरे यहाँ रहो। सब बोले हुजूर ऐसे कैसे। बोला सुनो ना, अब तुम्हें हम देंगे नगद वेतन, कैश इन हैंड, अपने घर पैसा भेजो, घर वाले खरीद खरीद के खाएंगे। और नगद वेतन इसलिए इसने शुरू किया, तो इनडायरेक्टली इसने इक्ता प्रणाली समाप्त किया। कह सकते हो कि नहीं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि किस शासक ने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। शुरू किसने किया था सर, सर शुरू किया था इल्तुतमिश ने, और नगद वेतन दे करके इक्ता प्रणाली को समाप्त किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी। बहुत क्लियर आपको समझा रहा हूं, ये पॉइंट्स अपने नोट्स में लिखना। ये सब पूछता है एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में कि इक्ता शुरू किसने किया, समाप्त किसने किया, नगद वेतन। फिर अपने सैनिकों को बोला सुनो, ये जो पैसा दे रहे हैं, परमानेंट आर्मी दे रहे हैं, तो ये जो अपना धोती कुर्ता पैजामा लुंगी लपेट के सैनिक बन के आते हो ना, लुंगी लपेटे लपेटे दातून करते वैसे खड़े हो ना, ये नहीं चलेगा। धोती कुर्ता पहने हुए खड़े हुए नहीं चलेगा। चुपचाप आर्मी जैसा हुलिया ड्रेस कोड पहन करके आया करो। तो लोग बोले मतलब, बोला प्रॉपर जूता उता पहन करके तलवार उलवार ले करके आया करो। पता चला अगले हमला कर दिए तो धोती उठाए दौड़ रहे हैं, अरे फंस गए, उसी में गिर गए, तब तक पीछे से एक तलवार मारा, खत्म। तो लुंगी या धोती में आना बंद कर दो तो सब कुछ भी पहन के आ जाते हो दरबार में। हुलिया प्रथा, ड्रेस कोड आर्मी जैसा, सैलरी दे रहा हूं, परमानेंट रख रहा हूं, ये अब तुमको समझ में आया ये चारों क्या थी। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी, ये तो आपको चारों समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आपको बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी भाई साहब जो थे, थे तो बहुत नालायक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी नालायक नहीं था। लेकिन चलो
अभी तो हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने बाजार नियंत्रण, मार्केट कंट्रोल पे बहुत ध्यान दिया। बाजार नियंत्रण या फिर मेरे भाई मार्केट कंट्रोल, ठीक है ना, मार्केट कंट्रोल। ये क्या था सर? देखो, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए ये प्राइस कंट्रोल सिस्टम लाया। प्राइस कंट्रोल सिस्टम, ये क्या था? प्राइस कंट्रोल सिस्टम सर, प्राइस कंट्रोल सिस्टम था मूल्य नियंत्रण प्रणाली। कहता था मूल्य नियंत्रण प्रणाली, प्राइस कंट्रोल सिस्टम। ये कहता था अलाउद्दीन खिलजी कि जैसे जो थोक के व्यापारी होते हैं, सुबह सुबह सब्जी मंडी में आए, अनाज मंडी में आलू खरीद लिए थोक के भाव 20 रुपए में। अब वो ठेले पे रख करके, आपको समझाने के लिए आज के एग्जांपल ले रहा हूं, ठेले पे रख के उस चीज को बेच कितने में रहे हैं? 26 रुपए, 28 रुपए किलो, जबकि उनको थोक में वो 20 रुपए पड़ा है। तो बोला कि अब कोई चीज जैसे कोई 20 रुपए केजी थोक के व्यापारी को पड़ा, तो वो व्यापारी उसको 22 रुपया केजी से ज्यादा नहीं बेच सकता। इस 22 रुपए में उसको एक एक रुपए बचेंगे, तो 1 रुपए वो राजा के पास टैक्स के रूप में जमा करेगा और 1 रुपए वो अपने पास रखेगा। इससे क्या होगा? उसकी भी आजीविका चली, राजा को भी टैक्स मिला और आम जनता को भी 20 की चीज 22 में मिल गई। नहीं तो होगा क्या कि व्यापारी क्या करेंगे? 20 की चीज को 28 में बेचेंगे, टैक्स वैक्स भी चोरी करेंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि वो 20 की चीज 28 में बेच के 8-8 रुपया पर किलो कमा के टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी बन जाएंगे, और सरकार को उनके पास जाना पड़ेगा, कुछ लोन दे दो, कुछ जरूरी है। तो ये बोला ऐसा होने नहीं दूंगा, सबसे ऊपर सरकार ही होगी, सबसे ऊपर राजा ही होगा। कोई भी जो सरकार निर्धारित करेगी उसी हिसाब से चलेगा। 20 रुपए की चीज 22 रुपए में। तो सैनिकों ने, इसके बरीद जो गुप्तचर थे, बोले सर कई जगह पता चल रहा है कि 22 में न बेच के 32 में, 28 में, 30 में, जैसा इनको ग्राहक मिल रहा है बेच रहा है, तो उठा के जेल में डाल दो, पकड़ में आवे तो। उससे क्या हुआ? इसने क्या किया? मूल्य को नियंत्रित किया, प्राइस को कंट्रोल किया। कुछ दिनों बाद सूचना मिली कि हुजूर आपके डर के मारे 20 रुपए की चीज 22 रुपए में तो बिक रही है, लेकिन व्यापारी अब बेईमानी ऐसे कर रहे हैं, जैसे 1 किलो में हुजूर होता है 1000 ग्राम, वो तौल दे रहे हैं 970 ग्राम, तो 30 ग्राम बच गया। ऐसा 30 ग्राम बचाते बचाते वो लास्ट में ये 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगा, और ये 1000 ग्राम वो 22 रुपए में बेचेंगे, तो इस पे तो उनको कोई टैक्स नहीं देना। तो ये 22 रुपया उनकी ब्लैक मनी हो गई। बोला हाँ ये बात सही है। बोले इससे कैसे निपटे? 1000 ग्राम। बोला सुनो, अब अगर किसी ग्राहक को, उसने अगर 22 रुपए पे किए, उसको 1000 ग्राम मिलना चाहिए था। उस समय हालांकि ग्राम राम नहीं था, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, और 970 ग्राम उसको दिया, मतलब 30 ग्राम की कमी। तो ये उस ग्राहक, उस कस्टमर का अधिकार होगा कि वो उस पकड़े जाने पे उस बनिया, उस व्यापारी, बिजनेस पर्सन से उसके शरीर से 30 ग्राम मांस कटवा करके ले सकता है, और मैं कटवाऊंगा खड़ा होके। और ये ग्राहक की इच्छा होगी कि उसको उसके शरीर का 30 ग्राम मांस कहां से चाहिए। अगर वो बोल दिया कि हुजूर हमसे इन्होंने 10 ग्राम की बेईमानी के, 10 ग्राम में इनका आंख निकाल के हमको दे दीजिए 10 ग्राम, तो वो दिया जाएगा। अगर कोई बोल दिया कि 30 ग्राम कम दिया है, 30 ग्राम में यहां गले का कंठ जो है, वोकल कार्ड, वो निकाल के हमको दे दीजिए, हमको 30 ग्राम वही चाहिए, तो वही अंग दिया जाएगा, क्योंकि उसने पे कर दिया है 20 की जगह 22। और इसकी वजह से इस समय जो भ्रष्टाचार था, चोरी था, शून्य चल रहा था, इसके दहशत के मारे अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है ना? अब बताओ मजेदार, उसके अलावा इसने, ये समझ में आ गया प्राइस कंट्रोल सिस्टम। उसके अलावा तुम लोग को बतावें कि ये व्यक्ति जो था, 2 प्रकार के कर लगाया था। ही इंट्रोड्यूस 2 न्यू टैक्सेस, 2 न्यू टैक्स। एक टैक्स का नाम था गढ़ी कर, और एक टैक्स का नाम था चराई कर। ये कौन से कर थे सर? कहता था गढ़ी कर, जिनके पक्के मकान है, जैसे आज तुम लोग नहीं नगर निगम को हम लोग देते हैं टैक्स, जिनके पक्के मकान है वो टैक्स देंगे, दैट इज गढ़ी कर। तो उसमें क्या सर ईटा गिट्टी बालू छड़ सीमेंट और टाइल्स हुआ करता था? नहीं, जिनके मकान पत्थर के बने रहते थे, मिट्टी के बने रहते थे, उनको कहता था ये पक्के मकान। तो सर फिर कच्चा मकान क्या था?
कच्चा मकान, जिनके मकान लकड़ी, बांस, घास इनके बने होते थे। लकड़ी के मकानों को ये कच्चा मकान कहता था, बांस वाले, झोपड़ी वाले, और जो ईंट और मिट्टी से, मतलब पत्थर और मिट्टी से बने रहते थे, उनको पक्का। तो उनसे जो कर लेता था दैट इज गढ़ी कर। चराई कर क्या था सर? चराई कर उन पशुओं के मालिकों से लेता था, दुधारू पशुओं के, गाय भैंस वालों के, जिनके पशु रोड पे दिन भर चरा करते थे। और शहरों में नहीं देखते हो, गाय वाय गलियों में चरती रहती है, इधर उधर खाती रहती है, और फिर शाम को उनके मालिक उनको अपने गेट पे बांध करके दूध निकाल के फिर छोड़ देते हैं सुबह शाम। ऐसा देखे होगे बहुत जगह पे। तो इसने सारे मालिकों को इकट्ठा किया नियम बनाने के लिए, बोला सुनो, तुम्हारी गाय भैंस कहाँ चरती है? तो लोग बोले हुजूर इधर उधर चरती है। कहाँ? तो किसी के खेत में जाएगी तो वो क्या करेगा? तो सब बोले सर उसको मार के भगा देगा गाय को। बोला ठीक। बोला तुम्हारी जो बकरी है, अगर वो किसी के बाउंड्री में जाके चरेगी घर के, तो वो क्या करेगा? बोला सर उसको मार के भगा देगा। बोला ठीक। इसका मतलब है कि तुम्हारी बकरी, तुम्हारी गाय, तुम्हारी भैंस किस जगह से नहीं भगाई जाती होगी? नदी के किनारे, मंदिर के किनारे, मस्जिद के किनारे, सरकारी रोड, सरकारी गली, यहां से कोई नहीं भगाता होगा। तो ये लोग बोले नहीं। बोला अगर वहां से नहीं भगाता तो वो जमीन सरकारी है, सरकारी जमीन पे उगने वाली घास सरकारी है, और अगर तुम्हारी गाय सरकारी घास खा करके दूध दे रही है और उस दूध को तुम पी रहे हो और शाम को निकाल के बेच भी रहे हो, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, चराई कर। सही टैक्स लिया कि नहीं? कि भाई अगर आपकी गाय रोड पे चर रही है तो इसका मतलब वो सरकारी जमीन पे, प्राइवेट में किसी के जाएगा वो मार के भगा। तो कितना दिमाग लगाया था। तो पैसा कमाने में आगे रहेगा कि नहीं? अच्छा बताइए, ये वाला जो टैक्स है हमको तो लगता है आज भी लगा देना चाहिए, कि चराई कर वाला। होता क्या, आप गांव हाईवे पे रहती है, कई बार कार वार लड़ जाती है, बाइक लड़ जाती है, कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। इस आपके कमेंट ओपन है, बताओ ये सही है कि नहीं? हमारे हिसाब से तो भाई चराई कर लगना चाहिए, आज भी चराई कर लगना चाहिए। सही कह रहे हैं कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा इसने ये लेकिन देखो कितना दिमाग लगा लगा के पैसा निकाला था। अब आपके कमेंट मैंने रोक दिए हैं, ठीक है ना? अब ये सारी चीज, चराई कर, गढ़ी कर, चराई कर इसने लाया। उसके अलावा इसने कई निर्माण भी किए। अब देखो ये कितना अच्छा था, शरीर का मांस कटवा लेता था बेईमान लोगों के आत्मा कांप जाती होगी इसके समय बेईमानी करने में। उसके अलावा इस व्यक्ति ने मेरे भाई एक और काम किया था। आप कहोगे क्या काम किया था सर? इस व्यक्ति के निर्माण अगर हम लोग देखें, निर्माण, इसने एक किला बनवाया था जिसे कहा जाता है सीरी का किला, फोर्ट ऑफ सीरी, ठीक है ना? उसके अलावा इसने हौज खास का निर्माण करवाया, दिल्ली में हौज खास का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार से बड़ी मीनार बनवाना चाहता था लेकिन बनवा नहीं पाया, दैट इज अलई मीनार। इसकी बीच में मृत्यु हो जाती है, शायद जिंदा रहता तो बन जाता। अलई मीनार में घुसने के लिए दिल्ली में है ये सब, अलई दरवाजा, अलई दरवाजा बनवाया। एक मस्जिद भी बनवाया, जमियत खाना मस्जिद, ठीक है ना? जमियत खाना मस्जिद। ये एक और महल बनवाया जिसे सितून महल भी कहा जाता है, सितून फोर्ट या सितून महल, या इसी को आप हजार खंभा महल भी कहते हो, थाउजेंड्स पिलर फोर्ट, ठीक है ना? खंभा महल, ये इतने इसके निर्माण हैं। इस निर्माण के अलावा इसने एक और काम किया था कि इस व्यक्ति ने मसाहत प्रथा, भूमि मापन के लिए मसाहत और बिस्वा सिस्टम शुरू किया। सर मसाहत और बिस्वा प्रथा शुरू किया फॉर लैंड मेजरमेंट, भू मापन के लिए मसाहत बिस्वा प्रथा शुरू किया। जैसे नहीं आप एकड़ बिगहा बिस्वा में खेत वेत मापते हैं कि इतने स्क्वायर फुट जमीन है, इतने एकड़ जमीन है, इतने बिगहा, इतने बिस्वा, तो दैट इज बिस्वा और मसाहत, ठीक है ना? ये इसने शुरू किया। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु होती है इस व्यक्ति की, अलाउद्दीन खिलजी की, करीब करीब 1317 में। ये सारी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद अब वही सब हम समझाए थे, दाग प्रथा, हुलिया या चेहरा प्रथा, ठीक है ना?
दीवान ए मुस्तखराज नाम से इसने एक नए अधिकारी का भी सृजन किया था। सराय ए अदल, ये इसका एक खुला बाजार हुआ करता था, एक बाजार भी अपना स्टार्ट किया था इसने कि चीजों को बेचा किया जा सके, और ये सारी चीजें हैं। इसी के दरबार में आमिर खुसरो सबसे लंबे समय तक रहा। बलबन के समय था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को कई नामों से जाना गया, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी को कई नामों से, जैसे इसे द्वितीय सिकंदर भी कहा गया है, ठीक है ना, द्वितीय सिकंदर, सेकेंड अलेक्जेंडर भी कहा गया है। इसे जनता का चरवाहा भी कहा गया है, जनता का चरवाहा भी कहा गया है, ठीक है ना। इसे सिकंदर ए सानी भी कहा गया है, सिकंदर ए सानी भी कहा गया है। इसी व्यक्ति को युग का विजेता भी कहा गया है। ये सब किसके नाम है? ये सब नाम है मेरे भाई आपके अलाउद्दीन खिलजी के, और कहने वाला कोई नहीं और नहीं, आमिर खुसरो है। आमिर खुसरो की एक किताब थी खजाइनुल फुतूह, उसमें ये सब नाम मिलते हैं, खजाइनुल फुतूह, ठीक है ना, उसी में ये सब नाम मिलते हैं, खजाइनुल फुतूह। आमिर खुसरो की ये इसकी बुक है, खजाइनुल फुतूह आमिर खुसरो की बुक है। आमिर खुसरो को तोता ए हिंद, ठीक है ना, तोता ए हिंद भी कहा जाता है। और ये आमिर खुसरो भारत में तबला का जनक माना जाता है, सितार का जनक माना जाता है, कव्वाली का जनक माना जाता है, ठीक है ना। ही नोन एज द फादर ऑफ तबला सितार एंड कव्वाली, आमिर खुसरो, ठीक है। फिर 1316 क्या इसकी 1317 के आसपास इसकी डेथ होती है, और उस डेथ के बाद इस वंश के बड़े नालायक शासक ये मुबारक शाह खिलजी, इस वंश का जो आखिरी रूलर था दैट वाज मुबारक खान, इसी को कहा जाता है मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी। ये बड़ा नालायक था, ठीक है ना। ये आपके चैट ओपन है, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा कुछ न टाइप करने का। ये बड़ा नालायक था मुबारक शाह खिलजी, हमेशा सुंदर सुंदर लड़कियों से घिरा रहता था, अपने अंगरक्षक बॉडीगार्ड ये लड़कियों को रखता था, और लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद करता था, जोकरों के साथ रहा करता था, ठीक है ना। तो इसका मिनिस्टर था, ये मुबारक खान का मंत्री था खुसरो खां। तो खुसरो खां इससे कहा मुबारक शाह खिलजी से कि सर ये क्या आप लड़कियों के कपड़े पहनते हैं? तो बोला कहाँ लड़की कपड़े पहनते, कहा सर घाघरा चोली ब्लाउज ये सब जो आप पहने हैं ना ये औरतें पहनती हैं। बोला अच्छा तुमको ज्यादा पता है, तो ठीक है हम भी पहनेंगे, तुमको क्या दिक्कत है? खुसरो खान कहा हुजूर आप दरबार में ऐसे आते हैं तो बड़ा हंसी मजाक होता है, ठीक है ना, बहुत हंसी मजाक होता है, मत आया करिए ऐसे ही। बोला ठीक है नहीं आएंगे। अगले दिन दरबार में, ठीक है ना, अगले दिन दरबार में नग्न अवस्था में न्यूड एकदम नंगे होकर के चला आया। खुसरो खान खड़ा होकर के बोला ये क्या किया आपने? तो बोला तुम मेरे मंत्री हो और तुमने मुझे सलाह दिया था कि लड़कियों के कपड़े ना पहनिए, मैंने नहीं पहने। अब मेरा लड़कों का कपड़ा पहनने का मन नहीं था तो मैं नहीं पहना, नग्न अवस्था में आ गया, अब क्या दिक्कत है? तो खुसरो खान कहा तुम्हारा कुछ उपाय करना पड़ेगा भाई, तुम्हें मार डालूंगा एक दिन। और यही किया, खुसरो खान ने मुबारक शाह खिलजी को मार डाला और 1320 में कुछ दिन के लिए शासक बन के रहा। फिर इसको मारा था तुगलक ने और नया वंश शुरू हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन ये मुबारक शाह खिलजी का एक डिस्कशन है इसके साथ। मुबारक शाह खिलजी ने खुसरो खान से कहा कि ये जो तुम मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनता हूं, अपनी आत्मा पे हाथ रख के देख लेना, लड़के लड़की की कपड़े पहनते हैं कि लड़कियां लड़के के। इसने बोला था आने वाला भविष्य देखना, ये लड़कियां होंगी जो लड़कों के कपड़ों को पहनेंगी, अब बड़ा कूद कूद करके चलेंगी, जो आज तुम मुझे रोक रहे हो। खुसरो खान कहा जब पहनेंगी तब पहनेंगी, अभी आप तो पहनना बंद करिए। बोला सुनो तुम मुझे कह रहे हो ना, लड़कों को दोषी दे रहे हो ना, जरा लड़कियों के इतिहास को उठा के देखो। खुसरो खान कहा बताओ? कहा मैं तो हूं 1316 में राजा, एक ख्वाही थी 1236 में रजिया सुल्तान, ये दिन भर लड़कों के कपड़े पहन के रहती थी, तब तो इसको कोई कुछ नहीं बोला। इसको इतिहास ने क्यों नहीं बोला कि ये लड़कों के कपड़े पहन के दिन भर बैठी रहती थी? आधुनिक लैंग्वेज में समझ लीजिए, जैसे जीन्स वगैरह है, टी शर्ट है, शर्ट है। अब आजकल तो बोलने की अभिव्यक्ति की इतनी आजादी कि आप बोल दोगे तो बैठे रहोगे कहीं। मैं आज के लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो इसकी उस समय की बात कि ये भविष्य बताएगा कि लड़कियां लड़कों के कपड़े पहन के घूमेंगी कि लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के घूमेंगे, और तुम देख लेना
इसने खुसरो खान की किताब है, उसमें लिखा हुआ है, ये बोला था आने वाले भविष्य में ये लड़कियां ही होंगी जो लड़कों को कपड़ा पहनेंगी। मैं एक दिन पहन लिया तो मेरी हत्या के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मेरे से 200 साल पहले जब लड़की पहनी थी तब क्या हुआ था। तो फिर इसने कहा था खुसरो खान ने, उसकी भी हत्या हुई थी, तुम्हारी भी होगी। पॉइंट समझ रहे हो। तो जब जब आप अपने कल्चर से, अपने चीजों से अलग जाते हो, तब तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इसका ये एग्जाम्पल है, ये दोनों, एक लड़का एक लड़की, दोनों इसके, दोनों की हत्या की गई थी और दोनों की प्रॉब्लम, दोनों का ड्रेस कोड था। ये भी पुरुषों की तरह कुल्हा और टोपा पहन के आती थी, जो चालीसा के लोगों को पसंद नहीं आया था। ठीक है ना। और ये जो एक लड़की है प्रिया चौधरी, और एक बहुत देर से मैंने एक शुरुआत में नाम देखा दीपक, प्लीज बातचीत दोनों मत करो, नहीं तो दिक्कत होगी। ठीक है ना। अपने प्राइवेट चैट को प्राइवेट में किया करो। प्रिया चौधरी शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, और दीपक तुम्हें भी। ठीक है ना। मैंने दोनों के नाम शुरू में भी देखे और फिर भी। खैर, तो ये सारी चीजें हैं, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। तो आज इतने ही पे खत्म, कल हम लोग मिलेंगे दूसरे लेक्चर में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और बस थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। फीडबैक देते हुए जाना। ठीक है ना। फीडबैक देते हुए जाना, क्योंकि आपका फीडबैक है जो मुझे एनर्जी देता है। आज तो फिलहाल जुकाम है, तो देखते हैं कि जुकाम में क्या, कैसे, किस तरीके से अब मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।